जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एफएसबी का एक्सपीरियंस। एफएसबी स्टैंड्स फॉर फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। ये आईसीजी का रिक्रूटमेंट का थर्ड स्टेज होता है। इससे जो पहले दो स्टेजेस थे, फर्स्ट था हमारा सीजी कैट जो मैंने क्लियर कर लिया था। रिटन एग्जाम होता है वो एफ कैट और सीडीएस की तरह। फिर उसके बाद हमारा आता है पीएसबी, दैट इज प्रिलिमिनरी सिलेक्शन बोर्ड। ये हमारा स्टेज 2 होता है इन ऑर्डर टू रिक्रूट असिस्टेंट कमांडेंट इन इंडियन कोस्ट गार्ड। तो मैंने पीएसबी पहले भी क्लियर कर चुकी है, तो अगर आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में पीएसबी क्लियर करनी है तो आप मेरा वो वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और ये मैंने अपनी जो इस वाली पीएसबी थी वो क्लियर की थी 7 जनवरी को चेन्नई में। उसके बाद हमारा स्टेज 3 आता है, दैट इज फाइनल सिलेक्शन बोर्ड। एफएसबी के लिए भी मैं पहले भी जा चुका हूँ नोएडा, और ये मेरा सेकेंड टाइम है एफएसबी के लिए। तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो दोस्तों, मैं हो चुका हूँ रेडी मैसूर से निकलने के लिए। और यहाँ से मेरा प्लान है, सबसे पहले मैं बैंगलोर जाऊँगा, फिर बैंगलोर से मेरी ट्रेन है रात में, वहाँ से मैं जाऊँगा दिल्ली। तो बाकी सारी पैकिंग हो गई है, तैयार हूँ मैं। और अगर बात करें इस वीडियो की, तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूँ अपना एफएसबी में जो भी टेस्ट होते हैं उसके बारे में मैं डिस्कस करूँगा। क्या टैग पिक्चर्स थी, साइट में क्या एसआरटीज थी, वैट थी, जीटीओ में हमारे क्या लेक्चरेट टॉपिक्स थे, जीडी टॉपिक्स क्या थे, जीपी कैसी थी, और बाकी सब जितना भी एक्सपीरियंस होगा वो सब शेयर करूँगा। इंटरव्यू में क्या क्वेश्चंस थे, और आई होप कि आपको ये सब एक्सपीरियंस हेल्प करे। दैट्स व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो। इसके अलावा ड्रेस कोड और डॉक्यूमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पीएसबी के टाइम पे कोई नोट दिया गया है कि आपको ये डॉक्यूमेंट एफएसबी में लेके आना है, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आप ज़रूर से लेके आए। आपको एडमिट नहीं करेंगे आईसीजी के सीजीएसबी नोएडा में। तो दोस्तों, मैं रेडी हूँ और ये है मेरा ट्रैकिंग बैग जिसमें मैंने सारा अपना डॉक्यूमेंट्स और ड्रेस कोड रख लिया है। और ये दूसरा बैग है जिसमें मैं अपना लैपटॉप और काम की चीज़ें लेके जा रहा हूँ। तो अब निकलते हैं, समय हो चुका है। तो दोस्तों, सब कुछ हो चुका है, पैकिंग हो चुकी है, निकलते हैं यहाँ से, पहुँचते हैं मैसूर रेलवे स्टेशन। तो दोस्तों, थैंक्स टू वत्सल मैं पहुँच चुका हूँ मैसूर रेलवे स्टेशन। वत्सल जैसा दोस्त भगवान सबको दे। जब भी कोई भी सिचुएशन होती है, ऑलवेज रेडी टू हेल्प। वत्सल भाई, थैंक्स यार। थैंक्स, क्या बात है भाई। दूसरा ये है कि क्या ही कहना है यार, बस एक चीज़ कहना है को मैंने अपनी बात यार। अंकुर, जब ये वाली वीडियो है ना, हाँ। मेरा बहुत मन है इसके थंबनेल में तुम ऑफिसर वाली वर्दी में हो। इसका थंबनेल जो है ना, वो कसम से मैं बता रहा हूँ, इसके थंबनेल में वो पीछे झंडे हो और तुम्हारा चेस्ट नंबर के आगे प्लस लिखा हुआ, मजा आ गया। जरूर ये भाई। चाहता हूँ मैं। और बाकी फिर देखते हैं यार जल्दी से। बाकी अब समय आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है। जो तुमने बात कही है ना, मेरे दिल को छू गई है। लगाते हैं पूरी ताकत लगा ठीक है। बार की तरफ। चलो दोस्तों, अंदर जाते हैं, देखते हैं ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है, फिर बताता हूँ आपको आगे का प्लान। तो दोस्तों, मैं मैसूर रेलवे स्टेशन आ चुका हूँ, और जो ट्रेन मुझे मैसूर से बैंगलोर लेके जाएगी वो है कच्चेगुड़ा सुपर फास्ट, जो कि प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे 3:15 से चलेगी। तो उससे पहले अभी 2:30 बज रहे हैं, तो मैंने लंच भी नहीं किया है, सीधा यहीं पे आ गया हूँ। तो लंच करता हूँ, फिर उसके बाद आपको बताता हूँ आगे। A few moments later. तो दोस्तों, लंच कर चुका हूँ, और ये जो आप बगल में ट्रेन देख रहे हैं ये है कच्चेगुड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। तो ये ट्रेन बोर्ड करते हैं और पहुँचते हैं बैंगलोर। मुझे ये लग रहा है लगभग 3 घंटे लेगी मैसूर से बैंगलोर पहुँचाने के लिए। तो चलो बोर्ड करते हैं। तो दोस्तों, लगभग 4 घंटे बाद मैं बैंगलोर पहुंच चुका हूं। और अगर आप इंडियन रेलवेज़ में सफ़र कर रहे हैं, तो और अगर आपको चेंज करनी है अपनी ट्रेन, तो ट्रेनों में ना 2 से 3 घंटे का गैप रखना, क्योंकि कोई भरोसा नहीं है। मैसूर से बैंगलोर आने वाली ट्रेन अगर लेट हो सकती है, तो कोई भी ट्रेन लेट हो सकती है। तो अभी जाता हूँ, देखता हूँ यहाँ से मेरी ट्रेन कौन से प्लेटफॉर्म पे है। 8 बजे है राजधानी एक्सप्रेस। तो राजधानी एक्सप्रेस में मैं पहली बार इतना लंबा सफ़र करने वाला हूँ। लास्ट टाइम मैं राजधानी से ही गया था अपनी सीजीएसबी नोएडा, बट वो बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए था, 4 से 5 घंटे का सफ़र था। तो देखते हैं एक्सपीरियंस राजधानी एक्सप्रेस का
अभी मैं सोच रहा हूँ कि डिनर भी कर लेता हूँ। डिनर करके सीधा बोर्ड करेंगे ट्रेन, फिर आपको दिखाता हूँ आगे क्या सीन है। A few moments later. तो दोस्तों अभी बज रहे हैं 7:20 और जो आप बगल में ट्रेन देख रहे हैं ये है राजधानी और ये चलने वाली है 8 बजे। अराउंड 33 आवर्स लेगी और 2400 किलोमीटर्स मैं कवर करने वाला हूँ। संडे को सुबह पहुँचेगी और मेरा कोच आ चुका है B5 6 सीट नंबर। तो बोर्ड करते हैं ट्रेन को और देखते हैं कैसी रहती है ये जर्नी राजधानी एक्सप्रेस में। The next day. गुड मॉर्निंग दोस्तों और जय हिंद। आज है 19 फरवरी, संडे का दिन है। फाइनली मैं 33 आवर्स की जर्नी के बाद पहुंच चुका हूं हज़रत निज़ामुद्दीन। तो यहाँ पर मैं वेट करने वाला हूँ अपने 2 दोस्तों का, दीपक और समीर। उनसे आप पहले ही मिल चुके हैं PSB में, तो उनका वेट करते हैं, फिर एक साथ ही निकलेंगे यहाँ से FSB के लिए। A few moments later. सो दोस्तों समीर भाई हमारे साथ में, से हाय टू व्यूअर्स। तो तो हमारे साथ दीपक भाई भी आने वाले थे, लेकिन वो मैंने बताया था आपको PSB वाले वीडियो में कि वो रेकमेंड हुए थे NCC से, तो वो मैरिटन हो गए हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम। मुझे पता था कि वो मैरिटन हो गए हैं, लेकिन आई वॉज स्टिल वेटिंग फॉर हिम। तो अच्छी बात है। चलो अब वो सीधा अकेडमी जाएंगे। हम लोग भी नहा धो के तैयार हो चुके हैं। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और यहाँ से मेट्रो पकड़ेंगे और पहुँचेंगे CGSB नोएडा। Four to 6 days later. जय हिंद दोस्तों। तो मेरी FSB खत्म हो चुकी है और अनफॉर्चुनेटली मैं कॉन्फ्रेंस आउट हो गया हूँ। तो हमारी जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की रिपोर्टिंग थी वो थी अराउंड 46 और उसमें से एक बंदा रिकमेंड हुआ था और वो भी हमारे ही ग्रुप से रिकमेंड हुआ था। वो भी हार्डकोर रिपीटर था। ही गॉट रिकमेंडेड इन हिज 9th अटेम्प्ट। तो शुरू करते हैं। मैं इस वीडियो में बहुत ही डिटेल्ड बात करने वाला हूँ सारे टेक्निक्स के बारे में, क्या क्या टैग पिक्चर्स थी, SRT वैट और GTO में क्या क्या GD टॉपिक्स थे, लेक्चर टॉपिक्स थे, GP क्या थी। तो वो सब देखने के लिए आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा और मैं अपने पर्सनल इंटरव्यू के क्वेश्चंस भी शेयर करने वाला हूँ। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले रिपोर्टिंग की बात करते हैं। तो आपको संडे को रिपोर्टिंग करनी होती है और मैंने यूजुअली से सही टाइम पे रिपोर्टिंग की थी। 3 PM तक मैं पहुंच गया था। अगर आप दिल्ली आ रहे हैं तो दिल्ली से आप ब्लू लाइन कर सकते हैं और ब्लू लाइन से आप सेक्टर 62 नोएडा पे उतर जाइए। वहां से आपको ई-रिक्शा मिल जाएगा। 1 to 2 किलोमीटर्स वॉकेबल डिस्टेंस है फ्रॉम मेट्रो स्टेशन टू CGSB नोएडा। तो हमारे जो कैंडिडेट्स हैं वो 46 रिपोर्ट किए थे मैंने, जैसा कि आपको बताया। तो अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की जो हमें चाहिए एट द टाइम ऑफ द रिपोर्टिंग एट द मेन गेट। सबसे पहले आपके पास होना चाहिए एडमिट कार्ड, फिर होना चाहिए आधार कार्ड और फिर होना चाहिए कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स आपके पास बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं है तो आप प्रिंट आउट करा के लेके आ सकते हैं। वहाँ पे आसपास और भी दुकानें हैं, लेकिन आप पहले से ही करा के लाएंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो दोस्तों हम लोगों का पहले दिन तो फिर आराम ही रहता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है और बायोमेट्रिक्स होता है और फर्दर चीज़ें होती हैं। हम लोगों को चेस्ट नंबर अलॉट कर दिए जाते हैं और रूम अलॉट कर दिए जाते हैं। और सेकेंड डे पे हमारा साइक टेस्ट शुरू होता है। तो साइक टेस्ट में मैं वेरियस पिक्चर्स को डिस्कस करने वाला हूँ जो मेरे साइक टेस्ट में आए थे। तो सबसे पहले पिक्चर 1, NCC कैडेट सिटिंग अंडर द ट्री एंड 1 कैरेक्टर स्टैंडिंग। तो आप ये देख सकते हैं बिल्कुल सिमिलर पिक्चर थी जो हमारी उसमें साइक टेस्ट में आई थी। अब बात करते हैं पिक्चर नंबर 2 की। इसमें क्या था, ग्रेवयार्ड एंड 1 कैरेक्टर स्टैंडिंग एट द गेट। और यहाँ पे कहीं पे गेट बना हुआ था और अंदर से पता चल रहा था कि ये ग्रेवयार्ड है क्योंकि ग्रेव्स बाहर से दिख रही थी और एक कैरेक्टर उस गेट के पास खड़ा हुआ था। पिक्चर नंबर 3 की बात करें तो इसमें 2 ऑफिसर्स शेकिंग हैंड्स। ये पिक्चर मेरी बैंगलोर SSB में भी आई थी और ये CGSB नोएडा में भी आई है। तो ये पिक्चर रिपीट हो रही है। 4th पिक्चर की बात करें तो इसमें क्या था, 1 कैरेक्टर रोइंग बोट एंड जंगल बैकग्राउंड। यहाँ पे आसपास ऐसा लग रहा था कि सुंदरबन के फॉरेस्ट है और बीच में एक बोट जा रही है, उसमें एक कैरेक्टर बैठा हुआ है, उस बोट को चला रहा है। तो ये हमारी थी पिक्चर नंबर 4। पिक्चर नंबर 5, ये पिक्चर आपने बहुत जगह देखी होगी, गूगल पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और ये फेवरेट पिक्चर है SSBs की, क्योंकि SSBs में ये पिक्चर आती रहती है। मल्टीपल कैरेक्टर्स रनिंग और मैराथन, या तो आपको एक सिंगल कैरेक्टर रनिंग करता हुआ दिख जाएगा या मल्टीपल कैरेक्टर्स रनिंग करते हुए दिख जाएंगे। पिक्चर नंबर 6 की बात करें, ये भी बहुत ही फेवरेट पिक्चर है SSBs की, 1 कैरेक्टर वॉकिंग एंड कैनन एंड डेजर्ट इन दी बैकग्राउंड। तो बिल्कुल सिमिलर पिक्चर हमारी SSB में आई थी। तो ये जो पिक्चर्स हैं आप इन पे ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए,
थोड़े से यूनिक आइडियाज सोचिए इनके बारे में और स्टोरी बनाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपको वहाँ पे ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग या सोचने की ज़रूरत ना पड़े, और अगर सिमिलर पिक्चर आती है तो आपके पास एक स्टोरी पहले से ही हो। पिक्चर नंबर 7 की बात करें तो वन कैरेक्टर टॉकिंग विद फार्मर एंड एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड। ये पिक्चर भी बहुत ही फेमस पिक्चर है और आपने हर जगह देखी होगी। तो ये पिक्चर बहुत अच्छी पिक्चर है। एक फार्मर है और एक यंग बंदा है, ठीक है, और पीछे फील्ड्स है। तो आप इस पर क्या सोचते हैं, इसके बारे में थीम सोचिए, उसके स्टोरीज लिखिए, एक्शंस के बारे में सर्च कीजिए गूगल पे, ताकि आपको कुछ नया मिले और कुछ हट के आप बनाएं, क्योंकि 90% लोगों की स्टोरी सिमिलर होती है। हाउ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द क्रॉप्स, और वो अपना दादाजी का गांव विजिट करने जाता है और क्रॉप्स के बारे में इंक्वायरी करता है। तो इससे थोड़ा हट के सोचिए, कुछ यूनिक जो आपको स्टैंड आउट करे उन बच्चों में जो बाकी लोग लिख रहे हैं स्टोरीज। फिर आती है पिक्चर नंबर 8, वन कैरेक्टर लेड ऑन द ग्राउंड एंड सराउंडेड बाय मल्टीपल कैरेक्टर्स। ये पिक्चर भी बहुत ही फेवरेट है एसएसबीज की। ये पिक्चर मैंने बहुत सारी एसएसबीज में देखी भी अपनी पहले। तो एक कैरेक्टर है, लेटा हुआ है, अनकॉन्शियस है और उसके आसपास भीड़ जमा हुई है, उसको देख रही है। पिक्चर नंबर 10 के बारे में बात करें तो ये भी बहुत ही अच्छी पिक्चर है। रिवर राफ्टिंग ब्रिज, आप देख सकते हैं यहाँ पे रिवर राफ्टिंग हो रही है, ब्रिज है, एक कैरेक्टर ऊपर खड़ा हुआ है और यहाँ पर कुछ बंदे हैं वो सिटिंग एट द बैंक ऑफ द रिवर। तो आप इस पे भी सोचिए क्या पिक्चर बन सकती है। तो दोस्तों इसकी जो 11वीं पिक्चर थी ना, वो मैं जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे दोस्तों से तो हम लोगों को याद नहीं आ रही थी। तो वो 11वीं पिक्चर मुझे अनफॉर्चुनेटली याद नहीं है, तो मैं उसको लिख नहीं पाया। तो अब बढ़ते हैं साइक टेस्ट के आगे पार्ट्स में, जहाँ पे आता है हमारा वर्ड एसोसिएशन टेस्ट एंड एसआरटी। तो वर्ड एसोसिएशन टेस्ट और एसआरटीज की मैं कोई पर्टिकुलर चीज़ें नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि अगर आप मेरा टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन करेंगे, लिव अ लाइफ लेस ऑर्डिनरी, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, तो वहाँ पे ना एक टारगेट एसएसबी का पीडीएफ है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट का, उसमें 400 वर्ड्स है। तो वो अगर 400 वर्ड्स आपने कर लिए तो उसके बाहर कोई भी वेट आपका आने वाला नहीं है। अगर आपने वो वेट का पीडीएफ कर लिया है, अच्छे से ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और अपनी क्वालिटीज़ वाले वर्ड एसोसिएशन टेस्ट के सेंटेंस बनाए हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली। और एसआरटी की बात करें तो एक टारगेट एसएसबी का एक और पीडीएफ है मेरे ग्रुप पे, उसमें 200 एसआरटीज दी हुई हैं। तो अगर वो भी एसआरटीज आपने कर ली तो मोस्ट प्रोबेबली आपको कोई इशू नहीं होने वाला एसआरटीज में, और मुझे भी आजकल कोई प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि ये वेट एंड एसआरटी सिमिलर ही आती है। तो यहाँ पे हमारा हो जाता है साइक टेस्ट। अब बात करते हैं हम लोग जीटीओ की, जो हमारा होता है ग्रुप टेस्ट ऑब्स्टिकल। तो इसमें क्या रहता है, सबसे पहले हमारा होता है ग्रुप डिस्कशन। 2 जीडी होते हैं, तो जीडी 1 में हम लोगों को 2 टॉपिक दिए जाते हैं। तो हमारे को जो टॉपिक दिए थे उनकी बात करें तो सबसे पहले टॉपिक 1 था वेयर इंडिया शुड फोकस ऑन टू बिकम $5 ट्रिलियन इकॉनमी। सब और जो लीड्स हम लोगों को दी थी वो थी सिक्योरिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। टॉपिक 2 की बात करें तो ये बहुत ही जनरल टॉपिक था, हम लोगों को सबको पता है कि आजकल क्या चल रहा है। तो रशिया यूक्रेन वॉर एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिया। तो ये हमारा जीडी 1 था और हम लोगों ने ये टॉपिक चुना था कि हम लोग $5 ट्रिलियन इकॉनमी बनने के लिए क्या कर सकते हैं। GD2 की बात करें तो इसमें हम लोगों को कोई चॉइस नहीं दी जाती है। तो हमारा जो टॉपिक था मेजर रीजन बिहाइंड क्राइम अगेंस्ट वुमेन, और जो लीड्स हम लोगों को दी थी लिबरलाइजेशन ऑफ वुमेन, इनफेक्टिव लॉ एंड ऑर्डर एंड लैक ऑफ गुड अपब्रिंगिंग। फिर हमारा जो जीपी था वो आता है। जीपी में मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे जो दूसरे ग्रुप वाले थे उन लोगों ने मेरे प्रीवियस एफएसबी की वीडियो देख रखी थी जो मैंने लास्ट ईयर बनाई थी। तो उसमें मैंने एक अपना जीपी एक्सप्लेन किया था जो मेरे को आया था उस एफएसबी में। तो मेरे जो दोस्त थे दूसरे ग्रुप में, वो लोग मेरे पास आए और बोलते कि यार जो तुम्हारी वीडियो थी ना जिसमें वो जीपी मेंशन थी वही सेम जीपी हम लोगों को आ गई थी, तो ज़्यादा प्रॉब्लम हुई नहीं, तो उन लोगों ने ईजिली सॉल्व कर ली थी। तो इनके पास 2 से 4 जीपी ही हैं अभी, जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ये लोग रिपीट कर रहे हैं। अगर 1 साल के गैप के बाद भी अगर इन्हें जीपी चेंज नहीं किया तो आपको ये जीपी मिल सकती है वहाँ पर। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं मैप को। तो आप देख सकते हैं ये हमारा नॉर्थ डायरेक्शन है, एक मालीपुर गांव है, बलरामपुर है 30 किलोमीटर्स नॉर्थ, यहाँ पे बिगू गांव है, ये उषा कोटी फॉरेस्ट है, बलरामपुर है यहाँ पे 20 किलोमीटर वेस्ट है, दीमापुर है 20 किलोमीटर साउथ, और यहाँ पे लाइट हाउस है, रेलवे स्टेशन है, पोर्ट है, और ये रेल ओवर ब्रिज है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एक फिशिंग हार्बर ये जो है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये जो रेड है ये हमारा पक्का सड़क है, और ये जो डबल डॉटेड लाइंस है ये हमारा है कच्चा सड़क, और ये जो सिंगल डॉटेड लाइंस है ये हमारी है पगडंडी। तो आप इस मैप को अच्छे से एनालाइज कीजिए, क्योंकि अगर आप एफएसबी जा रहे हैं तो मोस्ट प्रोबेबली आपको ये मिल सकता है, ठीक है। अगर ये नहीं मिलेगा तो आप दूसरा एफएसबी का वीडियो देख लेना, वो भी रिपीट हो सकता है। और ये जो आप देख रहे हैं आरजे दैट इज रोड जंक्शन। तो हम लोग अब डिस्कस करते हैं। हम लोग 8 to 10 ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं, हम लोग बलरामपुर से दीमापुर जा रहे होते हैं, और हम लोगों की गाड़ी यहाँ पे आरओबी पे खराब हो जाती है। तो अब मैं आपको प्रॉब्लम्स बता देता हूँ क्या क्या थे। प्रॉब्लम्स विद प्रायोरिटी मैंने मेंशन कर दिया ताकि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो।
तो 2 men injured at ROB, that is रेल ओवर ब्रिज, एंड सीरियस एक्सीडेंट हैपेंड। तो जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ROB है जहाँ पे हमारी गाड़ी खराब हो जाती है, वहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है और 2 बंदे इंजर्ड हो जाते हैं। फिर उसके बाद सेकंड हमारी मेजर प्रॉब्लम है मेजर फायर ब्रोकन आउट एट मालीपुर। ये क्यों हमारी सेकंड प्रायोरिटी है? क्योंकि यहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ लाइफ्स को थ्रेट है। फिर थर्ड आता है हमारा डैमेज रेलवे ट्रैक पोर्शन इन उषाकोटी विलेज, ट्रेन विल क्रॉस एट 6:30 PM। तो ये भी लार्ज नंबर ऑफ लाइफ्स को थ्रेट है, बट यहाँ पे हमारे पास टाइम है, 6:30 PM को ट्रेन क्रॉस करेगी, लेकिन मालीपुर में जो आग लगी है वो इमीडिएट है और वहाँ पे अगर हम सही टाइम पे नहीं पहुंचे तो वहाँ नुकसान हो सकता है लाइफ का। फिर हमारा फोर्थ प्रॉब्लम है पर्सन लॉस्ट हिज इंपॉर्टेंट लैंड डॉक्यूमेंट। यहाँ पे जो एक बंदा था वो बेगू से चलता है, उसे दीमापुर जाना होता है किसी काम से, तो वो अपना लैंड डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहा होता है, उसको खो जाता है। तो ये हमारी फोर्थ प्रॉब्लम थी। तो ऐसे हमारी जीपी होती है, बहुत ही सिंपल जीपी कहूँगा मैं इसको, इजीली हम लोगों ने सॉल्व कर ली थी और जीडी भी हमारा अच्छा खासा हो गया था। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आपको पता ही है कि अभी CGSB में फिलहाल PGT HGT टास्क नहीं हो रहे हैं हमारा। फिर GOR हुआ था, ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस हुआ था। फिर उसके बाद हम लोगों का लेक्चरेट हुआ था, उसमें कुछ लेक्चरेट टॉपिक्स हैं जो मैंने लिखे हैं, उनको डिस्कस कर लेते हैं। ट्रांसपेरेंसी इन मीडिया, चैलेंजेस फेस्ड बाय माइग्रेंट वर्कर्स, रोल ऑफ UN इन वर्ल्ड पीस, ई व्हीकल्स, ई बुक्स, बॉलीवुड, योगा, बायोफ्यूल, इंडियन विलेजेस, ओपन बुक टेस्ट। ये जो ओपन बुक टेस्ट है, जिसने इस पे बोला था ना वो रेकमेंड हुआ था, तो वो हमारा चेस्ट नंबर 39 था। तो आगे बढ़ते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इंडिया श्रीलंका रिलेशंस, इन्फ्लेशन, यूएनएससी पे मैंने बोला था, ECI, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, 17 इज प्राइवेटाइजेशन, और प्राइवेटाइजेशन ऑफ PSUs सिमिलर ही है। और फिर आता है हमारा क्रिप्टो करेंसी, और क्रिप्टो करेंसी इतना फेमस है ना आजकल, आपको कहीं ना कहीं लेक्चर टॉपिक्स में मिल ही जाएगा, तो आप ये सारे प्रिपेयर कर सकते हैं और जो आजकल चीज़ें चल रही हैं उनके बारे में जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। फिर हमारा नेक्स्ट डे पे वो होता है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स होता है, और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल्स में मैंने अराउंड 9 कर पाए थे। जो टार्जन स्विंग था वो मेरे से हुआ नहीं था, मल्टीपल टाइम्स मैंने अटेम्प्ट किया था, वो पता नहीं स्लिप हो जा रही थी, मेरे हाथ जो है ना उस रस्से से छूट जा रहे थे, समझ नहीं आ रहा था पता नहीं क्यों स्लिप हो रहा है, तो मैं वो जो लाइन होती है वो क्रॉस नहीं कर पा रहा। तो अब बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू की। तो पर्सनल इंटरव्यू में बेसिक इंटरव्यू शुरू हुआ था मेरा, CIQs पूछे गए थे, एजुकेशन पे, फैमिली बैकग्राउंड पे, हॉबीज एंड इंटरेस्ट पे। अगर आपको CIQs चाहिए, कि अगर आपको पता नहीं है CIQs क्या है, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे सर्च कीजिएगा CIQ, तो वहाँ पे आपको एक PDF मिल जाएगा, उसमें बहुत सारे वैराइटीज ऑफ क्वेश्चंस है इन अ रैपिड फायर राउंड, लाइक एक साथ आपको ग्रुप ऑफ और पैसेज ऑफ क्वेश्चंस मिलेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर सकते हैं। फिर मुझसे पूछा था वाई डिफेंस फोर्सेज, व्हाट इंस्पायर्स यू टू ज्वाइन डिफेंस फोर्सेज ड्यू टू विच यू आर कमिंग फॉर द 19th टाइम। फिर उसके बाद पूछा अपने एग्जाम्स बताइए 12th के बाद और ग्रेजुएशन के बाद, और उनके रिजल्ट्स भी बताइए। फिर मेरे से फ्यूचर प्लान पूछा था, फ्यूचर प्लान के बाद रीजन फॉर ड्रॉप ईयर्स आफ्टर 12th पूछा था। क्वेश्चंस आस्क्ड इन कॉन्फ्रेंसेस फ्रॉम 1st to 9th इंडिविजुअली। ये मेरी 10th कॉन्फ्रेंस थी, तो इससे पहले जितनी भी कॉन्फ्रेंसेस हुई थी ना, तो उसमें क्या क्या क्वेश्चंस पूछे थे मुझसे, तो वो सब पूछा मेरे से। फिर मेरे से पूछा था कि मैंने ब्लैंक स्टोरी में क्या स्टोरी लिखी है। फिर मुझसे कुछ GK GS के क्वेश्चंस पूछे थे, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ रशिया, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ रशिया। तो पता नहीं क्यों मेरे को इन सब डिफेंस मिनिस्टर की शक्लें तो याद आ रही थी कि पाकिस्तान का ये है, रशिया का ये है, लावरो है, और ऐसे ऐसे करके चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ऑफ रशिया कौन है, तो इनकी शक्लें याद आ रही थी, लेकिन वहाँ पे पता नहीं नाम क्लिक नहीं कर रहा था। तो मैंने उनको बताया कि सर मुझे बस शक्लें याद आ रही है, पता नहीं क्यों नाम याद नहीं आ रहा है। तो फिर आता है हमारा ओपिनियन अबाउट रशिया यूक्रेन वॉर। ये मेरे से बैंगलोर SSB में भी पूछा था और यहाँ पे भी पूछा था। फिर थिंग्स आई लाइक अबाउट मैसूर, क्योंकि मैं मैसूर में रह रहा हूँ अपनी जॉब के लिए। फिर जर्नी डिटेल्स फ्रॉम मैसूर टू नोएडा, ये मेरे से इनिशियली पूछ लिया था जब मैं सीधा शुरू होता हमारा इंटरव्यू, तो पूछ लिया था मैसूर से आप नोएडा कैसे पहुँचा, अपनी ट्रेन के नंबर बता दीजिए, कहाँ से कहाँ कितने स्टेशन थे, बीच में कहीं हॉल्ट था, तो ऐसा कुछ बता सकते हैं आप। पोजीशन फ्रॉम एसोसिएट इंजीनियर टू जनरल मैनेजर ऑफ L&T। तो मैंने एसोसिएट इंजीनियर से ज्वाइन किया था L&T को, अभी हूँ इंजीनियर की पोस्ट पे इन L&T। तो वहाँ से मुझे वो पूछ रहे थे कि आप जनरल मैनेजर कैसे बन सकते हैं, तो आप वेरियस पोस्ट के नाम बताइए जिस हायरार्की में आप जनरल मैनेजर तक पहुँचेंगे। फिर आता है हमारा थोड़ा सा GS, फिर से एनिमल्स एंड अशोक स्तंभ पूछा था। फिर आता है 2 things you have not improved according to your friends, teachers, parents and siblings। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आप गलती कर सकते हैं, तो बी केयरफुल वाइल थिंकिंग अबाउट इट, ब्रेनस्टॉर्म कीजिए। यहाँ पे इनडायरेक्टली वो आपकी वीकनेस पूछ रहा है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप ऐसी कोई वीकनेस ना दे दें जिससे आपकी सिलेक्शन पे इम्पैक्ट पड़े। तो ये था मेरा पर्सनल इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, और इसके बाद मेरा पर्सनल इंटरव्यू हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सारी चीज़ें अबाउट माई FSB एट CGSB नोएडा।
अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, लेवल लाइफ लेस ऑर्डिनरी। अगर आपको कोई क्वेरी है आप मुझे मेल कर सकते हैं ankur97yadav@gmail.com पे। और अगर आपको चैट करना है मुझसे या कोई क्वेरीज है तो आप डायरेक्टली टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे @Instagram, और मुझे फॉलो कर सकते हैं वहाँ पे फॉर मोर कंटेंट लाइक दिस। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए इस वीडियो को और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को जो SSB जा रहे हैं, FSB जा रहे हैं, या जो भी आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं रिगार्डिंग SSB। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट